हमारे आदरणीय सतीश रावत जी हैं, उत्तराखंड से देहरादून के संयोजक हैं, उनकी उपस्थिति का अभिवंदन है। आदरणीय हमारे साथ अनुराग तिवारी जी हैं, संजीव कुमार मिश्रा हैं, रुपेश छाबड़ा जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, पीएस तोमर साहब हैं, पंकज झा हैं, पंकज मिश्रा जी हैं, सरवन देवाल जी हैं, हमारे राजस्थान के प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी फॉर पीएम का, उनकी उपस्थिति को मैं वंदन करता हूं। एस के वर्मा साहब लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। साथ साथ आज के इस गोष्ठी में उपस्थित सभी महान भावों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आज की यह वर्चुअल रैली क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले कि 8:30 बजे यह विधिवत रूप से प्रारंभ होगी, हमारे मुख्य अतिथि भी जुड़ेंगे, रोहित गंगवाल साहब भी जुड़ेंगे और कार्यक्रम विधिवत चलेगा। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से मोदी फॉर पीएम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचित सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की संरचना और संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रही है। चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो ऐसे पैंडेमिक के समय में लोगों की सहायता की बात हो, हमने हमेशा से सेवा को अपनी प्रकृति और संस्कृति समझा है और उसका एक प्रारूप पूरे विश्व में, खासतौर पर यूएस में रहते हुए जिस तरह रोहित सर ने अलग अलग राज्यों में सेवा कार्य को क्रियान्वित किया है, हम सबके लिए प्रेरणाप्रद है। आज का यह जो हमारी वर्चुअल रैली गोष्ठी है ऑनलाइन, इसमें कई मुख्य बिंदुओं पर हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि एवं आदरणीय सोनकर शास्त्री जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बस एक ही बातें बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एक राष्ट्र गौरव तभी होता है जब उस राष्ट्र के शिक्षाविद जो है उनको सशक्त करते हैं। और आज जिस प्रकार से भारत एक नई दिशा की ओर अग्रसर है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी जी के नेतृत्व में यह संस्कृति को समृद्ध करने जैसा है। आज हर जगह प्रभु श्री राम की कृपा और उनके चरित्र चित्रण की चर्चा हो रही है। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति फिर से ग्लोबल मानचित्र पर दिख रही है और यह हम सब के लिए गौरव की बात है। और यह तभी संभव हो पाया है जब इस देश ने, पूरे विश्व ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हम सबको मिला है और शायद इसी वजह से पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है यह भारत। तो मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महान भावों को प्रणाम करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से यह लाइव कल अलग-अलग चैनलों पर दिखाया जा रहा है और हमारे साथ न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी, दूसरे देशों से भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, कनाडा से भी जुड़ चुके हैं और मैं इंतजार करूंगा कि हमारे आदरणीय रोहित गंगवाल साहब जुड़े और फिर हम इसको विधिवत प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि 1 मिनट बाद रोहित गंगवाल जी जुड़े, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और आने वाले 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को लेकर मोदी फॉर पीएम लगातार डिजिटल प्रमोशन का कार्य कर रही है। जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के साथ साथ हमने योगी फॉर सीएम अगेन कैंपेन की शुरुआत की है और यह इसलिए क्योंकि यह हमारी मौलिक ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि आज इस परिप्रेक्ष्य में जब इस राज्य को और पूरे भारतवर्ष को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है तो हमारी भूमिका गिलहरी की हो और हमारा प्रयास जो है सतत चलता रहे। और मोदी फॉर पीएम संगठन ने इसको क्रियान्वित करने का कार्य किया है, पिछले 10 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं और हम लोगों के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है कि आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रेम शुक्ला जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और साथ ही डॉक्टर विनय सोनकर शास्त्री जी जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में लगातार हम सबको अपने अपने अनुभवों से संबोधित करते रहते हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्व में रहे हैं और प्रवक्ता रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति का हम सब लाभ लेंगे।
उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से जो हमारे मित्र जुड़े हैं, महानुभाव जुड़े हैं, उनकी उपस्थिति का वंदन और अभिनंदन है। मैं चाहूंगा चिरागी रोहित सर शायद जुड़ गए हैं। यस रोहित सर जुड़ गए हैं। मोदी फॉर पीएम के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय रोहित गंगवाल जी भी जुड़ गए। उनकी उपस्थिति को मैं वंदन करता हूं और आज के इस वर्चुअल रैली को विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए मैं चाहूंगा कि आदरणीय रोहित गंगवाल जी अपने 2 शब्द कहें और स्वागत करते हुए अपने मुख्य अतिथि का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय रोहित गंगवाल जी। धन्यवाद पीताम्बर। जय सीताराम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं बोलूंगा, एक बार हम इतनी जोर से बोले भारत माता की जय, कि जो हमारे आसपास लोग बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, दूर है, पास है, कहीं भी है, सबको ये जयकारा सुनाई दे कि देश में फिर से भाजपा की लहर फहराने के लिए हमारी टीम पूरी तैयार है। पूरे देश भर के देशवासियों ने ठान लिया है कि फिर से भाजपा एक बार परचम फहराएगी अपना। सबसे पहले मैं हमारे दोनों मुख्य अतिथि श्री प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ भाजपा नेता का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वर्चुअल रैली में स्वागत करता हूं। इसी के साथ में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री विजय सोनकर शास्त्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो आज हमारे साथ जुड़े और देश विदेश में हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को आज वो मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से हम कुप्रचार का सामना कर सके, किस तरह से हम हमारे देश और समाज के उत्थान में योगदान दे सके, किस तरह से हम नेतृत्व जो एक प्रेरणादायी है उस नेतृत्व के साथ जुड़े रहें, उस नेतृत्व के साथ आगे बढ़ें। हमारे साथ आज हमारे मोदी फॉर पीएम के अलग अलग राज्यों से, विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं। उनमें से हमारे 5 राज्यों में जो भी चुनाव है उसकी जिम्मेदारी हमारी टीम ने लेके रखी और बहुत ही ईमानदारी से सब लोग काम कर रहे हैं। तन मन धन से लगकर हमारी पूरी टीम इस समय जुड़ी हुई है 5 राज्यों में। मैं चाहूंगा कि हम उन सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, हम उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार, मेरे पास समय कम है, हमारे पास 2 बहुत ही ओजस्वी वक्ता है इस समय, हम उनका समय ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे। हमारी पूरी टीम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेगी, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं थोड़ा सा जो हमारी टीम है उनके बारे में, जो लोग इतनी दृढ़ इच्छा से काम कर रहे हैं हमारे चुनावों के लिए, मैं उनका एक बार बस आभार व्यक्त करना चाहूंगा और उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य प्रवक्ता मार्गदर्शन दे। हमारे साथ यूपी की टीम से मोदी फॉर पीएम के राष्ट्रीय सह संयोजक आदरणीय शैलेंद्र सिंह विल्टन, जो शुरुआत से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और तन मन धन से समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ राजीव सिंह हरदोई से, एस वर्मा कानपुर से, पंकज मिश्रा जो प्रदेश सह संयोजक भी हैं मोदी फॉर पीएम के, वो भी जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। पंजाब से हमारे साथ अनुभव जैन और अश्विनी शर्मा, दोनों सह संयोजक पंजाब की टीम के वो जुड़े हुए हैं। यूपी से हमारे साथ अंकित बनवाल जी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ उत्तराखंड के संयोजक सतीश रावत जी जुड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट मैनपुरी के लिए हमारे साथ प्रबीर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गोवा से हमारे साथ क्रिस्टोफर डिसोजा जी जुड़े हुए हैं। ये अपनी पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ग्राउंड वर्क कर रहे हैं
देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए। मोदी फॉर पीएम के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही बताना चाहूंगा कि जब 2010 में हमने सोचा था कि देश के लिए कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए, तो केवल एक ही नाम सबके दिमाग में आया था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, और नहीं केवल प्रधानमंत्री होंगे, वो देश के सबसे सफलतम प्रधानमंत्री होंगे और दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाएंगे। बट जब 2010 में हमने शुरुआत की थी, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे, और आज मोदी फॉर पीएम देश विदेश में हर जगह एक सशक्त संगठन के रूप में उभरा है। हमारे पास 16,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस समय है जो देश और समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। हम लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए काफी तैयारियां करके रखी है। हमारा एक सोशल मीडिया वॉर रूम है जो 24/7 अवेलेबल रहता है। किसी भी कार्यकर्ताओं को, किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, हमने योगी फॉर सीएम अगेन कैंपेन चालू किया है, और उससे हजारों लोगों को जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित किया है इस चुनाव में भाग लेने के लिए, इस गणतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान देने के लिए। मोदी जी और योगी जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि कितना सक्षम और सशक्त लीडरशिप हमारे को मिला हुआ है उनके नेतृत्व में। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए बस यही बोलूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी पूरी ताकत के साथ इस समय लगी हुई है, लगी रहेगी। मेरे सारे कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप पूरे तन मन धन से देश और समाज के उत्थान के लिए लगे रहें, और हमारा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता हमारी टीम का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रोहित जी। आज के हमारी इस वर्चुअल सभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर विजय शुनकर शास्त्री जी, इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े सारे मित्र, मोदी फॉर पीएम के सारे स्वयंसेवक, सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस समय भारत एक चुनावी दौर से गुजर रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत का, जो कि कई देशों की आबादी की तुलना में, बड़े देशों की आबादी की तुलना में, जहां पर रहने वाले नागरिकों की जनसंख्या कहीं ज्यादा है, और राजनीतिक तौर पर भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्य में इन दिनों विधानसभा चुनाव आहूत है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर में मणिपुर, पश्चिम में गोवा, उत्तर में उत्तराखंड और पंजाब में भी विधानसभा के चुनावों की बिगुल बज चुकी है। और यह बिगुल बजने के साथ जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, उसके लिए जिस तरह से मोदी फॉर पीएम जैसी संस्था सक्रिय हुई है, वह निश्चित तौर पर अत्यंत अभिनंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से उसका सतत विस्तार होता आया है। मोदी फॉर पीएम नामक यह संगठन आदरणीय रोहित जी ने जिस तरह से 2010 में प्रारंभ किया, और 4 वर्षों के भीतर जिस तरह से भारत में क्रांतिकारी लोकतांत्रिक परिवर्तन हुआ, वह निश्चित तौर पर इतिहास में उल्लेखनीय घटनाक्रम है। उस उल्लेखनीय घटनाक्रम का परिणाम भी
भारत के न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक व्यवस्था पर, एशिया की राजनीतिक भू राजनीतिक व्यवस्था पर और समग्र वैश्विक भू राजनीतिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण परिणाम देने वाली घटना रही है। और इस समय 2014 से लेकर 2021 के इन लगभग 7.5 वर्षों के कालखंड में जिस तरह से सुशासन के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक दिशा भारत को दी है, उसके कारण उनके राजनीतिक विरोधियों, भारत के शत्रुओं और भारत से द्वेष रखने वाले तमाम लोगों के लिए भी यह बड़ी चुनौती है। जैसे आज आप सबने देखा होगा, अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों को भी आप सब देखते ही हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेगासस नामक इजरायली स्नूपिंग सॉफ्टवेयर को लेकर जिस तरह की खबर प्रकाशित की और उस खबर के प्रकाशित करने के बाद जिस तरह से नैरेटिव बनाने का प्रयास भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दलों ने प्रयास प्रारंभ किया है, वह इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि भारत द्रोही शक्तियां चुनाव के बुनियादी मुद्दों से पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बजट सत्र संसद का 2 दिन बाद प्रारंभ होने जा रहा है और बजट सेशन में भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को स्नूपिंग का मुद्दा सिद्ध करके भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करके चुनावी राज्यों में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निष्पक्ष शासनकाल, पारदर्शी शासनकाल, विकासवादी शासनकाल के विरुद्ध अपप्रचार का बड़ा षड्यंत्र खड़ा किया गया है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सतत भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विविध राज्यों को, जैसे पूर्वोत्तर में 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रभावी उपस्थिति होगी, यह कल्पना बाह्य थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पूर्वोत्तर में, जबकि 2000 के पहले दशक में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ पूर्वोत्तर के द्वार असम में जाकर रुक जाया करता था, उसके आगे वह विजय रथ बढ़ नहीं पाता था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की टीम ने इस तरह का चुनावी संचालन किया, जिस तरह से सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत के मुख्य राजनीतिक क्षेत्रों के साथ उसका इंटीग्रेशन किया, उसका परिणाम है कि आज अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, असम हो, मेघालय हो, इन महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शासनकाल है। इस समय मणिपुर में भी चुनाव हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी एक दशक पहले पूर्वोत्तर में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ थी, आज उस मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दलों की चुनौती शेष रहने की स्थिति नहीं है। गोवा, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में गोवा जैसे राज्य का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई थी, लेकिन कांग्रेस वहां निश्चित तौर पर सशक्त थी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में गोवा में जहां कांग्रेस के 18 विधायक निर्वाचित होकर आए, तो कालांतर में 5 वर्षों के शासनकाल में उनके सिर्फ 2 विधायक शेष रहे। सारी कवायद कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को
चुनाव लड़ाने के लिए सारी शक्ति झोंकती रही और अंततः श्रीमान प्रताप सिंह राणे ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और प्रताप सिंह राणे का परिवार, उनकी बहू और उनका पुत्र, दोनों जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक द्वेषी कहने का जो एक दुष्प्रचार लंबे काल तक चला, गोवा में उस पूरे मिथक को भी ध्वस्त कर दिया है। गोवा में ईसाई समुदाय के 30% लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पंजाब, आज से कुछ माह पहले कहा जा रहा था कि वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी भी नहीं मिलेगा। आज उस पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के बाद सबसे लंबे शासन काल तक शासन और सत्ता का संचालन करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के जैसा व्यक्ति पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। और लगभग आधा दर्जन कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश, जहां से भारत की राजनीति का मार्ग प्रशस्त होता है, भारत की राजनीतिक चेतना का केंद्र बिंदु है, जहां पर भारत की आध्यात्मिक शक्ति के 3 प्रमुख केंद्र काशी, मथुरा और अयोध्या है। जिस उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का दोआबा है, जिस उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी भारत के राजनीतिक गणित को संतुलित करने का काम करती है, उस उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी, जो किसी जमाने में इस देश की एकमेव राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उनके इंटरनल सर्वे में बताया जा रहा है कि वो 1 सीट भी जीत पाना उसके लिए कठिन है। रामपुर खास नाम की प्रतापगढ़ की एक विधानसभा सीट है, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और एक व्यक्ति के नाते है, प्रमोद तिवारी नाम के व्यक्ति है, उनकी बेटी आराधना मिश्रा वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी है। उस सीट के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कौन सी सीट जीतेगी? तो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, कोई नेता, ना उनके कार्यवाहक अध्यक्ष, ना उनके पूर्व अध्यक्ष, कोई यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि अमेठी और रायबरेली में भी आज कांग्रेस एक विधायक जिता पाने के लिए तरस रही है। यह दुर्गति कांग्रेस की हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों में आज से 1.5 दशक पूर्व 2007 से 2012 के बीच में शासन करने वाली सुश्री मायावती, बहुजन समाज पार्टी, एक समय ऐसा था कि 2007 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में सुश्री मायावती को प्रधानमंत्री के भावी प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक विश्लेषक उनको प्रस्तुत करने लगे थे। जो 2009 में सुश्री मायावती भारत की भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत की जा रही थी, आज उन सुश्री मायावती के पास 2 दर्जन विधायक भी जीत जाए, यह समाज पार्टी के लिए सफलता मानी जाएगी। इस स्थिति में खड़े हैं समाजवादी पार्टी, जिसका 2012 से 17 में शासन रहा। श्रीमान मुलायम सिंह यादव 1989 से 1991, 1993 से 1995, 2003 से 2007 3 बार स्वयं मुख्यमंत्री रहे और 2012 से 2017 उनके पुत्र श्री अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। आज श्री अखिलेश सिंह यादव को गठबंधन का इसलिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है ताकि वह सिद्ध कर सके कि मैं चुनावी लड़ाई में हूं। जिन चौधरी चरण सिंह की पीठ में खंजर घोंपकर श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक कुनबे को खड़ा किया था, आज की जो पत्रकार सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुई है,
उस पत्रकार सम्मेलन में श्री अखिलेश सिंह यादव को लंबे समय तक श्री जयंत चौधरी की प्रतीक्षा करनी पड़ी है। इस बात का संकेत है कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव किसी तरह से चुनाव में अपनी लज्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिन शिवपाल सिंह यादव को 2017 के चुनाव में अखिलेश सिंह यादव ने दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था, उन शिवपाल यादव के शरण में उनको जाना पड़ा। यह एक स्पष्ट राजनीतिक चित्र दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को उत्तर प्रदेश में चुनौती देने की स्थिति ना तो कांग्रेस में है, न सपा में है, न बसपा में है। ऐसे में छोटे दलों की बात करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। अब असदुद्दीन ओवैसी पर कोई चर्चा कर सकता है, टेलीविजन की बहसों में मनोरंजन के लिए उनको बुलाया जा सकता है, टीआरपी बटोरी जा सकती है, लेकिन उनकी चुनावी उपस्थिति को कोई गंभीरता से उत्तर प्रदेश में नहीं लेता। उसका कारण है जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 5 वर्षों में दोगुनी हो गई। कहीं कोई इतिहास नहीं है। कैपिटा इनकम जो विकास का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक है, तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बार बार लोग बात उठा रहे हैं। गन्ना किसानों को 2007 से लेकर 2002-3 से लेकर 2017-18 तक, 2016-17 तक जो गन्ना किसानों को कुल भुगतान हुआ, उसकी तुलना में कहीं अधिक 1,55,700 करोड़ रुपयों का भुगतान सिर्फ गन्ना किसानों को हुआ है। 22 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में, कुल 42 चीनी मिलें थी, उनमें से 22 चीनी मिलों को अखिलेश सिंह यादव और सुश्री मायावती के कार्यकाल में ताला जड़ दिया गया था और उनको कालांतर में औने पौने दामों पर बेचकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया था। और 2012 में जब श्रीमान अखिलेश सिंह यादव चुनाव मैदान में उतरे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आते ही सुश्री मायावती द्वारा चीनी मिलों को बेचे जाने का जो घोटाला किया गया है उसकी जांच करेंगे। घोटाले की जांच करना तो दूर, उनके कार्यकाल में 11 चीनी मिलें और बेच दी गई। यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में न केवल नई चीनी मिलें शुरू हुई, बल्कि गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी हुई, गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान हुआ। परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा, जो गन्ना क्षेत्र जहां बुआई होती है उसको रकबा कहा जाता है, उस रकबे में बढ़ोतरी हो गई है। आज उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में, मटर के उत्पादन में, आंवले के उत्पादन में, कई तरह के अनाजों के उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। यह सिर्फ 5 वर्षों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में विकास का मानदंड इसी से आप समझ सकते हैं कि 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का कुल निर्माण हुआ 480 किलोमीटर, और सिर्फ 5 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर्तृत्व से 685 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। यानी 70 वर्षों में जो निर्माण हुआ था उसका 1.5 गुना निर्माण। यह विकास का इससे बड़ा मानक क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में 70 वर्षों में कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या थी 12। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 वर्षों के कार्यकाल में 47 नए मेडिकल कॉलेज खुले। आज मेडिकल कॉलेजेस की संख्या है 59। तो उत्तर प्रदेश का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, चारों दिशाओं में, आप ध्यान होगा बुंदेलखंड अवैध हथियारों की फैक्ट्री हुआ करता था,
चुनावों के समय कट्टा बनाने का, कट्टा यानी देसी रिवॉल्वर, देसी पिस्टल, कट्टा बनाने का सबसे बड़ा केंद्र जो है बहुत सारे राज्यों प्रदेश में 1990 के दशक तक जब कहीं चुनाव होते थे हिंदी हार्टलैंड में या हिंदी बेल्ट में, बूथों को कब्जा करने के लिए कट्टा बुंदेलखंड से खरीदा जाता था। उस बुंदेलखंड में अवैध हथियारों की फैक्ट्री नहीं बल्कि डिफेंस कॉरिडोर खड़ा हो रहा है। अवैध गोलियां नहीं, अवैध कट्टे नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए वहां पर हथियारों के उत्पादन के लिए डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा 2012 से 17 के पीरियड में सबसे अधिक पलायन बुंदेलखंड से हुआ था। कारण था पानी का अभाव। पानी के अभाव कारण वहां के खेत सूखे रहते थे, सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर थी। जो इस देश में किसी जमाने में आप बुंदेलखंड के गांव में जाइए तो हर गांव में आपको तालाब दिखाई देंगे। यानी मध्यकाल के समय से ही बुंदेलखंड में जल संचय की व्यापक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को कांग्रेस, सपा, बसपा इनके कुशासन ने समाप्त कर दिया था और बुंदेलखंड में लोग पानी छोड़कर पलायन करके बड़े महानगरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए थे। टैंकरों से पानी, मतलब वो रेलवे की कोच से, रेलवे के टैंकरों से बुंदेलखंड को पानी पहुंचाने का प्रयास होता था। उसमें भी राजनीति थी, अखिलेश सिंह यादव ने उसमें बहुत छोटी राजनीति की। आज उस बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जिन दिनों अखिलेश सिंह यादव का कार्यकाल था, तो कहते हैं कि हमारा बिजली का उत्पादन बहुत था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किसी मंच पर आते हैं, अखिलेश सिंह यादव आते हैं, तो कहते हैं कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बिजली का नया उत्पादन, एक इकाई भी नया उत्पादन नहीं है। लेकिन बिजली शहरों में 24 घंटे, वाले नगरों में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आ रही है। जब एक भी नई इकाई का उत्पादन नहीं हुआ तो आज यह वितरण कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि विद्युत आपूर्ति में बड़े पैमाने पर चोरी का सिंडिकेट था। चोरी के सिंडिकेट के कारण आदमी को जो बिजली मिलनी चाहिए थी उससे वह वंचित था। आज 24 घंटे बिजली महानगरों को मिल रही। इन्वर्टर बनाने का, इन्वर्टर के जो उत्पादक है वो नया इन्वर्टर बेचने के लिए बाजार ही उत्तर प्रदेश का जो है उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर की आवश्यकता महानगरों में समाप्त हो गई है। गांव में, मैं तो गांव से आता हूं। अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में के मौसम में जब तापमान 0 से 7 डिग्री के बीच में रात में होता था, उस अवधि में रात में बिजली आती थी और किसान को सिंचाई के लिए रात में अपने खेत में जाना पड़ता था। उस कड़ाके की ठंड में जब किसान रात में अपने खेतों में पानी सींचने के लिए जाता था तो उसकी क्या दुर्दशा होती थी, यह कोई भी सहज रूप से अनुमान लगा सकता है। आज उसको रात में कड़ाके की ठंड में सिंचाई के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन में उसको बिजली उपलब्ध है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 42 लाख लोगों को मुफ्त के मकान मिले। उत्तर प्रदेश में 2.68 करोड़ लोगों को सीधा सीधा आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिला है, जिसके तहत उनको जो है गंभीर बीमारियों में कवरेज प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में एक नई जमात खड़ी हुई है, लाभार्थियों की जमात। उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार, यादव, राजभर, इस तरह की जातियां थी और इन जातियों को बांटकर राजनीति की जाती थी। आज
उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो जमात खड़ी हुई है वह है लाभार्थियों की जमात। 18 करोड़ लोगों को 5 वर्षों में भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की विविध योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। 18 करोड़ लोगों को, यानी उत्तर प्रदेश की अनुमानित 24 करोड़ की आबादी में से 18 करोड़ यानी 2/3 लोग सरकार की किसी न किसी योजना से सीधे लाभान्वित हुए हैं। यह आप किसी भी देश के लिए जनसंख्या है वहां पर इस तरह से सामान्य नागरिक को सीधे योजनाओं के लाभ पहुंचाने की मेरी दृष्टि में एकमेव घटना है। महामारियों के समय जब हम इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो अकाल पड़ जाने पर, बाढ़ आ जाने पर, कोई महामारी फैल जाने पर हजारों लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में समा जाते थे। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 करोड़ लोगों को 20 महीनों तक में खाद्यान्न की व्यवस्था की है, जो आगामी मार्च महीने तक अनवरत जारी रखने की जिसकी गारंटी दी गई है। यानी कोई व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएगा, यह व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। जबकि भारत में 2014 के पहले शायद ही ऐसा कोई प्रदेश रहा हो जहां पर भूखमरी के कारण लोग मौत के मुंह में चले जाते थे। इतनी भयंकर महामारी के बाद भी उत्तर प्रदेश समेत भारत में कहीं भी किसी भी नागरिक को सरकार ने भूखे सोने पर मजबूर नहीं किया है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है इस देश की, जिस देश की 70% आबादी, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आई थी के अनुसार 28 रुपए प्रतिदिन आय पर निर्वाह करने के लिए मजबूर रहे हो, उस देश में अगर आबादी को 80 करोड़ आबादी को, जिसमें से 16 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ की आबादी को 21 महीनों तक खाद्यान्न की आपूर्ति, यह विश्व मानवता के इतिहास की एकमेव घटना है कि किसी सरकार ने, चीन की सरकार ने इतने लोगों को भोजन नहीं कराया और किसी की आबादी है ही नहीं इतनी बड़ी। तो यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अंतिम आदमी को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक संकल्प था कि अंत्योदय अंतिम आदमी को सशक्त बनाना है। जब तक साहब आप भूख जो है किसी का नहीं। अब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 बातें कही गई थी देने के लिए। लोगों को मुफ्त का मकान मिलना, लोगों को रोटी का प्रबंध करना और लोगों के आय का संसाधन सुनिश्चित करना। रोटी, कपड़ा और ये मकान, ये तीनों जो वादा महात्मा गांधी ने आंदोलन के समय किया था, वह 70 वर्षों के शासनकाल में नहीं पूरा हो पाया। वह पूरा किसने किया? वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख मजरे, गांव के छोटे छोटे पूर्वा होते हैं, छोटे गांव होते हैं, ऐसे 1.5 लाख मजरों को 70 वर्ष में पहली बार भाग्य योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बिजली की आपूर्ति दी जा सकी। यानी 70 वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके की सरकारों ने अंधेरे में रखा। आज उनके जीवन में रोशनी फैलाने का काम सौभाग्य योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको छोटी सी बात बताऊं, एलईडी बल्ब 2014 के पहले वर्ष में सिर्फ 6 लाख एलईडी बल्ब बनते थे भारत में, 6 लाख। आज लगभग प्रतिदिन 6 लाख बल्ब बन रहे हैं। यह अंतर आया है। भारत को ट्रांसफॉर्म, मैं सिर्फ अभी विकास योजनाओं की बात कर रहा हूं। मैं
500 वर्षों के पहले जिस तरह से बाबर ने अयोध्या में रामलला के मंदिर को कलंकित करने का कुकर्म किया था, और उस कुकर्म को पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके वंशजों ने जिस तरह से समग्र हिंदुओं के माथे पर कलंक को जारी रखने का कुकर्म किया था, उस कुकर्म से मुक्ति दी है। अयोध्या में आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में इसी जमाने में जब मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल था तो राम भक्तों पर गोली चलती थी। 2017 के चुनाव तक मुलायम सिंह यादव मुस्लिम इलाकों में जाकर यह कहते थे, चुनाव प्रचार में कहते थे कि उस दिन तो हमने जितने लोगों को मारा, अगर आवश्यकता पड़ती तो हम और राम भक्तों को गोलियां मार देते। 1990 में ये स्थिति ऐसी थी कि लोग गांव में जय सिया राम नहीं कह पाते थे, सिया राम कहना प्रतिबंधित था। हाल भी लोगों ने देखा है, कांग्रेस के समर्थन से उत्तर प्रदेश में जय सिया राम जय श्री राम कहना यह भी अपराध था। अयोध्या का चतुर्दिक विकास हो रहा है। आज अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी की प्रतिकृति में राम और सीता जिस तरह से पुष्पक विमान का संकेत लेकर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, जिस तरह से अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है, अयोध्या में और उसके आसपास पूरे मंडल में जिस तरह से विकास की योजनाएं आई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, वाराणसी और लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित है, 12 एयरपोर्ट जो है निर्माण की प्रक्रिया में है। तो कनेक्टिविटी के मामले में जुड़ा गया। काशी के संदर्भ में लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले कहते थे कि काशी का कायाकल्प असंभव है। काशी का जो 15वीं 16वीं सदी का स्वरूप था वह 21वीं सदी में भी जारी था। गुदौलिया आप लोग गए ही होंगे कभी न कभी। गुदौलिया से लेकर जो है विश्वनाथ मंदिर तक जाने में आपके लिए असंभव था कि आप कोई वाहन लेके जा सकते हो। पैदल चलना मुश्किल था। आज जाकर उस काशी को देखिए आप। बाबतपुर के एयरपोर्ट से लेकर, बाबतपुर के लाल बहादुर शास्त्री विमानतल से लेकर काशी के आसपास के क्षेत्र में ऐसा लगता ही नहीं कि ये 2014 के पहले की यही काशी है। विजय सोनकर शास्त्री जी तो काशी के ही निवासी हैं। काशी का ऐसा जबरदस्त कायाकल्प ये कल्पनातीत था, कल्पना की नहीं जा सकती थी। उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काशी का कायाकल्प कर दिया। और जिस तरह से आज विश्वेश्वर विश्वनाथ महादेव को जिस तरह से गंगा काशी कॉरिडोर बना के सीधे गंगा जी 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना हुई थी और उस संस्थापना के कार्यक्रम में महात्मा गांधी गए और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की आसपास के परिसर की गंदगी देखी, संकरी गलियों को देखकर वो बहुत पीड़ित हुए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है। 1916 से लेकर 2021 तक 105 वर्षों तक काशी के महादेव मंदिर के आसपास के क्षेत्र को गंदगी से मुक्त नहीं किया जा सका था, सकरी गलियों से मुक्त नहीं किया जा सका था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, महात्मा गांधी ने 105 वर्ष पहले जिस बात को पर पीड़ित हुए थे उस पीड़ा का निवारण 2021 में किया। क्रांतिकारी परिवर्तन है। मथुरा वृंदावन की वही दशा है। समग्र उत्तर प्रदेश में विकास का जिस तरह का प्रतिमान स्थापित हुआ है, ऐसे में विरोधियों के पास भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो कर क्या रहे हैं? वो को ले आ रहे हैं,
वो पाकिस्तान को ले आ रहे हैं। साहब, इस बात को हमको आपको बहुत भली बात समझना होगा, भारतवंशी जहां भी मौजूद है, पाकिस्तान भले बना बंगाल और पंजाब को विभाजित करके, लेकिन पाकिस्तान का जो संकल्पना का बीजारोपण है इसी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया था। इसी तरह का फिर प्रयास समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तथा कथित जितने भी छद्म सेकुलर दल है, उनके मन में आज भी इस देश को विभाजित करने की योजना कहीं न कहीं है। इसी कारण अखिलेश सिंह यादव जो है वो इस भारत के 562 रियासतों को जोड़ने वाले सरदार पटेल की तुलना इस देश को विभाजित करने वाले, लाखों हिंदुओं का रक्तपात करने वाले, हजारों हिंदू महिलाओं पर को बलात्कार का शिकार बनाने के लिए लोगों को ललकारने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार पटेल की पंगत में बैठाने का दुष्कर्म कर रहे हैं। और दुष्कर्म के पीछे उनकी सुनियोजित योजना है। इसके तहत जो उत्तर प्रदेश का 18% मुसलमान है वो इकट्ठे वोट दे देगा, कुछ हम ओबीसी का वोट ले लेंगे और एक बार फिर सत्ता में आ जाएंगे। 1952 के चुनाव से लेकर 2022 तक इन 70 वर्षों में अल्पसंख्यक वाद को चुनावी विजय का मेरुदंड बनाकर और हिंदुओं को विविध जातियों गोत्रों में विभाजित करके उसमें से कुछ हिस्से को जोड़कर सत्ता के संचालन का सूत्र अपने हाथ में रखने का एक सुनियोजित योजना पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कालांतर में छद्म सेकुलर दलों ने एक योजना अपना अंगीकार की, जिस योजना का परिणाम आपने पश्चिम बंगाल में देखा है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में विफल रही तो उसका परिणाम ये रहा कि पश्चिम बंगाल से लगभग 1.5 लाख हिंदुओं को चुनाव के बाद सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ा और हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर बंगाल के पड़ोसी प्रदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो जनसंख्या का संतुलन, इस तरह का संतुलन पश्चिम बंगाल में है, जो समीकरण पश्चिम बंगाल में है, उसी तरह का समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 40% तक पहुंच चुकी है। उसी का परिणाम है मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में कैराना जैसे स्थानों से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 2000, बुला सकता है क्या था दंगा? कवाल नाम की जगह पर हिंदू जाट समुदाय की लड़की, उसको मुस्लिम गुंडे छेड़ रहे थे। भाई वहां पहुंच गए, भाइयों ने इस छेड़खानी का विरोध किया, उन भाइयों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। हत्यारों में से 7 ऐसे हत्यारे थे जिनको पुलिस ने और डीएम ने 7 हत्यारों को उनके हत्या के बाद रक्त रंजित कपड़ों के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी करके उनको पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस थाने उनके पहुंचने तक आजम खान का फोन आया और सारे हत्यारों को छोड़ दिया गया। एसपी और डीएम को 1 घंटे के भीतर उनका तबादला कर दिया गया। हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, बल्कि जिनकी हत्या की गई है, समुदाय पर अत्याचार किया गया है, उसी समुदाय के युवकों को गिरफ्तार किया गया। और इतना ही नहीं सिर्फ हुआ, मुसलमानों की पंचायत होने लगी और हम जाटों को टारगेट करेंगे। लगा कि हम जाटों को टारगेट करके, जो हिंदू जो समुदाय है उसमें एक जाट निश्चित तौर पर एक मार्शल कम्युनिटी है, योद्धा समुदाय है। जाटों ने जो है, हमें ऐसा भी था कि मुगलों के दिल्ली पर हमला करके लाल किले का दरवाजा लगे थे भरतपुर तक, ऐसी मार्शल कम्युनिटी का
जो मनोबल है, अगर उसको तोड़ दिया जाएगा, हिंदुओं को पराजित करना कठिन नहीं रहेगा। इस योजना के तहत हुआ था। विरोध में पंचायतें भी जमा हुई, हिंदू भी ध्रुवीकृत हुआ, और उसके बाद सांप्रदायिक उन्माद स्वाभाविक तौर पर होना था। लेकिन उसमें 60 हिंदुओं की हत्या हो गई, 1500 हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया गया, 35,000 हिंदुओं के खिलाफ जो है कानूनी मुकदमे बना दिए गए। राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुसलमानों से मिलने के लिए राहुल गांधी गए, प्रियंका वाड्रा गई, सिंह यादव गए, तमाम सेकुलर नेता गए। हिंदू पीड़ितों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह को अनुमति तक नहीं दी गई। आप समझ सकते हैं क्या दशा थी। सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया और इसको लेकर स्ट्रिक्चर पास किया कि अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने दंगा पीड़ितों को तो मुआवजा दिया, दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कुशासन था। मोहम्मद आजम खान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शासनकाल स्वयं संचालित कर रहा था, अखिलेश सिंह यादव नहीं कर रहे थे। और मोहम्मद आजम खान जिस तरह से औरंगजेब के कार्यकाल में, शासनकाल में भारत में हिंदुओं को जजिया कर भरना पड़ता था, लगभग उस तरह की स्थिति पैदा कर दी थी। तो ऐसे में आज हिंदुओं को मतदान केंद्रों पर जाने के पहले अखिलेश सिंह यादव के कुशासन को याद करना पड़ेगा। उनको सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों को गोली चलाई थी, वही परंपरा नहीं है, उससे भी अधिक क्रूरता और बर्बरता हिंदुओं के साथ हुई थी। आपको 2015 की होली का घटना बताता हूं, और मैं धीरे धीरे अपनी बात खत्म भी करता हूं क्योंकि आदरणीय डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी को भी हमें सुनना है। 2015 की होली यानी जुमे के दिन पड़ी, बाहर तक तो होली चलती रही। जैसे ही अजान हुई दोपहर की नमाज का, आजम खां का सभी जिला के थालियों पर एसपी और डीएम को फोन गया, होली रोक दी गई। आज पढ़ा जाना है मुसलमानों को, इसलिए कोई होली नहीं खेलेगा। तो उन्हें होली खेलने का दुस्साहस किया, उनके सिर फोड़ दिए गए, रक्त रंजित होली की गई। शासनकाल उत्तर प्रदेश आज से सिर्फ 7 साल पहले 2015 में देख चुका है। ऐसा कोई चौराहा नहीं था उत्तर प्रदेश का जहां पर गोकशी नहीं होती थी, गाय काटी नहीं जाती थी। गन्ना किसान अपना गन्ना लेकर बैलगाड़ी के साथ जाता था, जैसे ही बैलगाड़ी को कहीं रोक दिया आराम करने के लिए, तो बैल गायब हो जाते थे, तो काट कर उनकी मांस बेच दी जाती थी। की बैलगाड़ी के बैल सुरक्षित नहीं थे। छिनैती, डकैती, सिर्फ डकैती के मामले में 2012 से 2017 और 2017 से 2022 में 70% की कमी आई है डकैती में। बलात्कार में 40% की कमी आई है। दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में 33% की कमी आई है। पूरी तरह से आप मुख्तार अंसारी, हर जिले में कोई न कोई माफिया, मुख्तार अंसारी का कहीं शासन चल रहा है, अतीक अहमद का कहीं चल रहा है, रिजवान जहीर का कहीं चल रहा है, मुकीम काला का कहीं चल रहा है। हर जिले को या तो किसी माफिया ने नियंत्रित कर रखा था, और अधिकांश मुस्लिम माफिया ने नियंत्रित कर रखा था। कोई ठेका पट्टा जो है बिना मुस्लिम माफिया के आज्ञा के उत्तर प्रदेश में संचालित नहीं हो रहा था। आपने 2012 से 2017 में तालिबानी शासनकाल का एक पायलट प्रोजेक्ट देखा हुआ है, और वही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शासनकाल आया। मुख्तार अंसारी पंजाब में एम्बुलेंस में घूम रहे थे, जैसे ही उत्तर प्रदेश आए चलने लगे। अतीक अहमद जो जेलों से शासन चलाते थे, उनको गुजरात की जेल में ठूस दिया गया। मोहम्मद आजम खां और विश्वविद्यालय के आजन्म बन गए थे, वो बकरी चोरी के जुर्म में आज जेल काट रहे हैं। 153 मामले मोहम्मद आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ
इन 5 वर्षों के शासनकाल में दर्ज हुए हैं। और मोहम्मद आजम खां और उनका बेटा रो रहा है, उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। यह अपराधियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किसी भी एक स्वस्थ शासनकाल से अपेक्षित है, वह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए चाहे विकास का प्रतिमान हो, चाहे सुशासन का प्रतिमान हो, हर प्रतिमान पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल उत्तम रहा है। और हमें हमारा जो विकास कार्य है, सुशासन का कार्य है, यह जनता के बीच तक पहुंचाना है। और अगर हम ये पहुंचाने में सफल रहे तो 2022 उत्तर प्रदेश, गोवा में, अन्य प्रदेशों की भी इस तरह की स्थितियां लगभग है, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो। इन पंजाब में चूंकि हमारा शासनकाल नहीं है, और पंजाब में तो सबके ध्यान में अभी कल ही सबके सामने आया है, एक नारकोटिक्स स्मगलर नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपॉइंट कराए गए डीजीपी से बात कर रहा था, और 100 आतंकवादी में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, विस्फोटक आए थे, और वो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को सबक सिखाएंगे। जिस तरह की से उनकी सुरक्षा सीमांत प्रांत में पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हत्या का षड्यंत्र कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा रचा जाने का दुष्कर्म रचा गया, यह भी नहीं भूलना चाहिए। अगर पंजाब जैसा प्रांत भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के अलावा किसी और के हाथ में गया, अब आप देख ही रहे हैं कि केजरीवाल जी ने भगवंत सिंह मान को अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक तरफ तो उड़ता पंजाब फिल्म बनाते थे ये लोग, आपको याद होगा 2017 के चुनाव में, तब आपके पंजाब के प्रभारी कुमार विश्वास हुआ करते थे, और वह नशाखोरी के विरुद्ध कविताएं पढ़ा करते थे। आज जो नशे में लड़खड़ाते हुए अक्सर दिखाई देता है, ऐसा भगवंत सिंह मान उनका प्रत्याशी है। तो ऐसे शराबियों से, या नवजोत सिंह सिद्धू जिनके लिए स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि 2019 में जब उन्होंने मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया, तो इमरान खान का संदेश आया कि इनको मंत्री बनाओ। तो क्या हम इमरान खान के हाथ में पंजाब की सत्ता देंगे, शराबी के हाथ में पंजाब की सत्ता देंगे? यह भी तय करना हमारा आपका दायित्व है कि हम सीमांत प्रांत भी, पंजाब जैसा प्रांत भी, जब तक भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगियों के हाथ में नहीं। आपको ध्यान होगा कि पूर्वोत्तर में आए दिन ब्लॉक हो जाता था, 2-2 महीने पूर्वोत्तर के प्रांतों में भारत का संपर्क टूट जाता था डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। आज यह कोई कर सकता है क्या? तो हमने जैसे पूर्वोत्तर को इंटीग्रेट किया, जैसे जम्मू एवं कश्मीर में आज अगस्त के दिन महबूबा मुफ्ती के घर के सामने जिस तरह से तिरंगा फहराया जा रहा है, जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 का संशोधन करके उसे पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेट करने में सफलता हासिल की है, उसी तरह से हमको पंजाब के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश तो हमको चाहिए ही चाहिए, और उत्तर प्रदेश में अगर हम 300 सीटों पर एक बार फिर जीतने में सफल हुए, तो आज जो दुर्दशा बसपा की है, वो आने वाले दिनों में सपा की होगी। और इस तरह के दलों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में पतन इस देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, यह मेरा स्पष्ट मत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी इस मत से सहमत होंगे। बातें बहुत सारी हैं, की जा सकती हैं, लेकिन समय का हमारे पास सीमा है, इसलिए मैं इस समय की सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आपने जिस तरह से हमारी पूरी टीम का मार्गदर्शन किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नए जोश और खरोश के साथ हमारी टीम आपके मार्गदर्शन, आपके दिशा निर्देश में जुट जाएंगी
लग जाएगी। जैसा आपने बोला, सरकार तो हमारी ही आएगी, चुनौती ये नहीं है कि सरकार वापिस से भारतीय जनता पार्टी की आए या नहीं, चुनौती यह है कि हम किस तरह से पिछली बार से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की लेके आए इन चुनावों में। तो उसके लिए हमें और जी जान तन मन धन से लगना होगा। मैं चाहूंगा हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर विजय स्वतंत्र शास्त्री जी हमारी टीम का मार्गदर्शन करें, हमें दिशा निर्देश दें। आदरणीय शास्त्री जी। आदरणीय प्रेम जी, यानी हमारे मित्र प्रेम जी, मतलब प्रेम शुक्ला जी, जिनके बारे में आप लोगों ने अंदाज लगा ही लिया होगा कि उनके औजपूर्ण वाणी में जो देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह का और जोश भर देने का कितना बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो क्वालिटी है, गुण है। हमारे मित्र रोहित जी, रोहित गंगवार जी पीएम फॉर मोदी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और इतना ही नहीं, अभी इस चुनावी रैली में हम लोगों के साथ जुड़े हुए न केवल भारत से, न केवल चुनावी 5 राज्यों से, बल्कि पूरे संसार के विभिन्न देशों से लोग जुड़े हुए हैं और इस रैली को वो लोग भी सुन रहे हैं, उसमें भागीदारी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी संबोधित करते हुए खासतौर से फेसबुक के तमाम फ्रेंड्स जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी संबोधित करता हूं। यूट्यूब पर जुड़े हुए हमारे तमाम फ्रेंड्स, विविध चैनलों के माध्यम से भी कुछ चैनल भी इस समय लाइव कर रहे हैं, मैं उनके माध्यम उनसे जुड़े हुए लोगों को, बड़ी संख्या में मोदी फॉर पीएम के कार्यकर्ताओं को, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जाबाज और शानदार कार्यकर्ताओं को, भाजपा को व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ऐसे भी लाखों लाख जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, और इतना ही नहीं, भारतवर्ष में सुशासन के प्रति सतर्क ऐसे जो लोग हैं, उन सबको मैं इस रैली के माध्यम से, इस वर्चुअल चुनावी रैली के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और इस अपेक्षा के साथ ये जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है और उन 5 राज्यों के चुनाव से संबंधित यह रैली हो रही है, यह रैली एक संदेशवाही रैली हो, एक ऐसा संदेश जो मतदाता इन 5 राज्य के हैं उनके मन में पहुंचे, उनके मस्तिष्क में पहुंचे और वो सही समय पर सही निर्णय ले सके। रोहित जी ने संगठन के बारे में जो एक अपना परिदृश्य सामने रखा, संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा है और संगठन की संरचना कब हुई, और साथ ही साथ प्रेम शुक्ला जी ने जिस तरह से अपने औजपूर्ण संबोधन में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे 5 राज्यों के ऊपर एक दृष्टिपात किया है, वह इस आज के ये जो चुनावी रैली है इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पाथेय होगा।
शुक्ला जी ने अपने संबोधन में, चूंकि मैं अध्यक्षीय भाषण कर रहा हूं इसलिए संक्षिप्त में ही होगा, लेकिन अध्यक्षीय भाषण में जो कुछ हुआ रहता है उसी को कंक्लूड करके एक बार पुनः आप लोगों के सामने रखने का प्रयास, यही अध्यक्षीय भाषण की परंपरा है, तो मैं उसी का निर्वाह कर रहा हूं। शुक्ला जी ने 5 राज्यों के बारे में तो बताया ही, साथ ही उन्होंने एशिया और दक्षिण एशिया के जो भौगोलिक राजनीति है उसके बारे में भी अपने विचार रखे। आप लोग समझ सकते हैं कि इन 5 राज्यों का चुनाव ही नहीं है, बल्कि भारत के जो वैश्विक परिदृश्य में उसकी क्या भूमिका है, उस भूमिका को भी ये राज्य, जो 5 राज्यों के चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से जाति पाति पंथ संप्रदाय इत्यादि के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स से बाहर करके विकास और देश की समृद्धि पर ला करके रखा है, शुक्ला जी ने अपने व्याख्यान में इन सब बातों का जिक्र किया। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। पूर्वोत्तर किस प्रकार से कटा हुआ था, और 2014 के पहले तो हमारे पूर्वोत्तर के बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि कभी कभी लगता था कि वो इंडिया के साथ, भारत के साथ ही नहीं। लेकिन आज पूर्वोत्तर का जिस तरह से चौमुखी विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह राष्ट्रवाद के नारों के साथ अपने अस्तित्व को स्थापित करने में अब सफल हो रहे हैं। यही बात दर्शाती है कि पूर्वोत्तर भारत के साथ कितना जुड़ चुका है। शुक्ला जी ने इस पर भी प्रकाश डाला, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और आज पूर्वोत्तर में भी मणिपुर जैसे जगहों पर चुनाव हो रहा है। इस समय अनेकों कार्यकर्ता मणिपुर से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देते हुए और इस अपेक्षा के साथ कि मणिपुर में फिर से कमल का फूल खिले और हमारी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बने, ताकि मणिपुर में जो विकास का और जो पूर्वोत्तर की समृद्धि का एक रास्ता चुना है, उस रास्ते को और भी आगे बढ़ाया जा सके, मार्ग को और भी प्रशस्त किया जा सके। गोवा में कांग्रेस की दुर्दशा पर प्रेम जी ने जो दृष्टिपात किया है, और खास तौर से कांग्रेस की तो वहां जो हालात हुई है, वो अब हालात किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे अब कांग्रेस का परित्याग कर चुके हैं। यूं तो राजनीति में कोई ना कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो चुनाव की लालसा रखता है मिल ही जाता है, इसलिए भले ही गोवा में कांग्रेस के प्रत्याशी जरूर सामने होंगे, पर वो सशक्त प्रत्याशी अब कांग्रेस के नसीब में नहीं है। पंजाब का पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी बदला है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पंजाब की हालात थी, और पंजाब के बारे में अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं, पंजाब के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तरह तरह के जीव जंतु के रूप में वहां के नेता उभरे हैं, और सामरिक दृष्टि से जो पंजाब का महत्व है, इन सबको देखते हुए ये आवश्यक है कि पंजाब को भी अब पंजाब के हाल पर नहीं, बल्कि पंजाब तो राष्ट्रवाद का एक मिसाल हुआ करता था। राष्ट्रवाद की थमती हुई ज्वाला को वहां फिर से प्रज्वलित किया जाए और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, हम इसकी भी अपेक्षा करते हैं।
और पंजाब से जुड़े हुए हमारे तमाम जो इस रैली में जुड़े हुए साथी हैं, वो दिन रात अपने आप को झोंके इस चुनाव में, और किसी भी ढंग से हमें हर हालत में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के शासन को स्थापित करना है। भारतीय राजनीति में को संतुलित करने का अगर कोई प्रदेश कार्य करता है तो उत्तर प्रदेश तय करता है कि केंद्र में कैसी और किसकी अनम्यूट कर लीजिए आदरणीय शास्त्री जी, आपका म्यूट हो गया है। अभी ठीक है? जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के बारे में प्रेम शुक्ला जी ने जो बातें बताई है, आज जो भी सुन रहे होंगे लोग, वो कमोबेश उत्तर प्रदेश की हालात को तो समझते ही होंगे, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ प्रेम शुक्ला जी ने यहाँ विषय रखा है और इस रैली को संबोधित किया है, उससे वास्तव में ये तय किया जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना कितना आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड में की जो पहले हालात थी कि यहाँ पर अवैध हथियारों के बनाने का जखीरा ही मिलता था, फैक्ट्रियां मिलती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खां जैसे निम्न स्तर के राजनीतिज्ञों की तूती बोलती थी। अब वो सब चीजें खत्म हुई है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 2017 के पहले 2% था और बहुत अच्छी कृषि की हालात नहीं थी। उन दिनों जब उत्तर प्रदेश में 2% कृषि विकास की दर होती थी, तो उसी समय मध्य प्रदेश जो पड़ोसी राज्य था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के पहले 2% की विकास दर थी। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में जो 2% विकास दर थी, वो आज 22 से 24% तक पहुंच गई है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी पहुंचे थे अर्जुन के सारथी के रूप में, और कुरुक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए जब अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, उनको मामा, काका, चाचा, ताऊ के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो ऐसे में कृष्ण की चिंता बढ़ गई थी। कृष्ण का ये वही अर्जुन है, जब पूछा जाता है क्या दिखाई देती है, तो कहते हैं चिड़िया की आंख, और एक इशारे पर चिड़िया की आंख को बेच देने वाला अर्जुन आज किस मोह में फंसा हुआ है, जबकि यह घड़ी तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब कृष्ण ने अर्जुन के मोहपाश को भंग किया और उनको सही रास्ते पर आने के लिए उपदेश किया था। आज वास्तव में स्थिति कुछ इसी तरह की बन रही है
कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित तो हैं, उन्हें तो मोदी जी और अमित शाह जी जैसे नेता के नेतृत्व में काम करने में बहुत आनंद आया, योगी जी जैसे नेतृत्व को स्वीकार किया है, परंतु लोकल स्तर पर कुछ जरूर कन्वेंसी बनी थी, लेकिन अब हालात ऐसी नहीं होनी चाहिए। बड़े परिदृश्य में सोचने की आवश्यकता है और इस रैली के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को अब अपने मोह पास को त्याग करके एक बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे संगठन जो कार्य कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता और अनेक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता सब तालमेल बना करके और इस बार फिर से हमें 300 से पार उत्तर प्रदेश में करना है और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तराखंड में भी इस समय योग्य और क्षमतावान नेतृत्व है। उत्तराखंड में भी जो कार्यकर्ता आज हम लोगों से जुड़े हैं, वो अपने दायित्व बोध को जागृत करते हुए रात दिन एक करके फिर से वहां पर कमल के फूल को खिलाएं। 4 राज्यों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन पहले से थे, वहां तो हम लोग अपने सत्ता को पुनर्बरकरार रखने में सफल होंगे ही, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि पंजाब के साथी वो भी रात दिन एक करके और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएं। हमें मोदी जैसे राजनेता मिले, मार्गदर्शक मिले, अभिभावक मिले हैं। हमें अमित शाह जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व भी साथ में है जो हर कठिनाइयों को भेद करके कार्यकर्ताओं के मार्ग को प्रशस्त करने का मादा रखता है, दम रखता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास राजनीतिक नेताओं की कमी नहीं है, चाहे मंडल स्तर के हो, चाहे जिले स्तर के हो, चाहे प्रदेश स्तर के हो और चाहे केंद्र स्तर के हो। इतना ही नहीं, मोदी जैसे हमारे पास नेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी नेताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों में कमल का फूल खिले, आज इस रैली का यही उद्देश्य है। हम प्रेम शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके औजपूर्ण भाषण में जो उसका जो पाथेय मिलेगा, यही पाथेय आने वाले चुनाव में कमल के फूल खिलाने के लिए एक जो लंबा रास्ता हमें तय करना है उसके लिए पर्याप्त होगा। हम समय समय पर ऐसी ही रैलियों के माध्यम से मिलते रहेंगे और बहुत सारे अन्य जो विषय हैं उनको भी हम लोग लेकर के अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वर्चुअल रैली की ये चुनावी रैली की ये शुरुआत है। आज प्रथम चुनावी रैली की जा रही है। ऐसे ही आने वाले समय में और भी अनेकानेक प्रेम शुक्ला जी जैसे वक्ता, प्रवक्ता अथवा वरिष्ठ नेता आप लोगों को संबोधित करते रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने में अच्छा महसूस होगा। हम लोग कामयाब होंगे। माँ भारती की सेवा में हम लोग अपने
समय को लगाते हुए, अपने समय का उपयोग करते हुए आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करते हुए, लेकिन अपने विजय विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का, जितने भी साथी विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं, और इस अपेक्षा के साथ कि जो राष्ट्र के लिए हमने लक्ष्य सुनिश्चित किया है, उसको हम लोग अवश्य ही प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। आपके मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम आपके दिशा निर्देशों का अनुसरण करेगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने ध्येय को, अपने टारगेट को अचीव करेगी। हमारे साथ हमारे कुछ और कार्यकर्ता जो बहुत ही निष्ठा से अलग अलग प्रदेशों में लगे हुए हैं, मैं एक बार उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे साथ सुषमा त्रिपाठी जी, एस वर्मा जी, एस सिंह साहब, जोगी जी, ये सब उत्तर प्रदेश में पूरी सेवा भाव से पार्टी और संगठन का काम कर रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी पंजाब से, पुष्पा ताई जी गुजरात से और अमित दास जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे यूपी के कोऑर्डिनेटर विल्टन जी, जो हमारे संयोजक भी है राष्ट्रीय, वो साथ में है। मैं चाहूँगा कि वो कुछ यूपी में जो हमारी गतिविधियां हो रही है चुनाव को लेकर, उसके बारे में बताएं। उसके पहले मैं हमारे यूएसए के संयोजक विनय भारद्वाज और सह संयोजक निकेश सेठी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ में पूरी जो यूएसए की टीम जुड़ी हुई है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा के हमारे संयोजक श्री प्रफुल्ल भाई लखानी जी का और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं जो इस वर्चुअल रैली में हमारे सहयोगी हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दूर देहात न्यूज़, दी वॉइस न्यूज़, दी मीडिया टाइम्स, दी टाइम्स ऑफ दलित, मैं इन सब का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि विल्टन जी एक बार फिर से हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में यूपी में हमारी टीम के कार्यों को संक्षिप्त में वर्णन करें। आदरणीय विल्टन जी। जी, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय शास्त्री जी और आदरणीय हमारे रोहित गंगवाल जी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मोदी फॉर पीएम 2014 से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई थी और सक्रिय होते होते 57 जिलों में हमने अपनी यूनिट बन के तैयार कर दी थी, और वो यूनिट आज भी वर्क कर रही है। ये कोरोना कांड में उसको सक्रिय करने में जो हम लोगों को कठिनाइयां आई, वर्चुअल से संगठन को गाइड किया जा सकता है लेकिन संचालित करने में बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों का जो मोदी फॉर पीएम का एक विजन था कि एक हम इसको 2021 में हम मोदी संदेश यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे। तो लेकिन ये कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई और अंततः हम लोगों को वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आज हमारे 57 जिलों में जितने जिला अध्यक्ष हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने जो जिक्र किया था, सुषमा त्रिपाठी जी हमारी लखनऊ से हैं, ये हमारी प्रदेश महिला अध्यक्ष भी हैं, और इनके साथ कम से कम 200-300 महिलाओं की एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है। हमारी मीनाक्षी मिश्रा जी हैं अमेठी से, बहुत अच्छी टीम वर्कर है। हमारी झांसी की टीम बहुत अच्छी है। यहाँ बरेली में बहुत अच्छी टीम है, गाजियाबाद में है, आगरा में है, मैनपुरी, बदायूं, बांदा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। अब चुनाव में हम लोग सिर्फ टेलीफोन से उन पर संपर्क कर पा रहे हैं कि आप अपना वर्क पार्टी के लिए
चालू कर दें और पार्टी से मिलकर के जो भी आपकी व्यवस्था उसके अनुसार आप उसको सहयोग करें। आज रोहित जी के आशीर्वाद और इनके बहुत कुशल नेतृत्व की वजह से मोदी फॉर पीएम, जो कि नया संगठन था 2014 में, लेकिन रोहित जी की सक्रियता हम लोगों को इतना सक्रिय कर दी कि जिससे कि हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहे। और मैं रोहित जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमेरिका में होने के बावजूद उन्होंने 2014 से कम 50 दौरे उत्तर प्रदेश और प्रदेश के किए हैं। ऐसा हमारे ख्याल से कोई नेतृत्व भी नहीं कर सकता है। और इसी की वजह से मोदी फॉर पीएम की एक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी फॉर की पीएम की सक्रियता से वाकिफ ना हो। आज हम लोगों को फक्र है कि हमें शास्त्री जी ने और उन्होंने शुक्ला जी ने हमको समय दिया। हम शुक्ला जी से भी और शास्त्री जी से भी कहना चाहते हैं कि चुनाव के बाद मोदी फॉर पीएम की सक्रियता आप उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम दे करके जरूर हम लोगों को मौका दें। और हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बिना किसी लालच में, बिना किसी अपना लोभ लालच में, कभी भी हमारा कार्यकर्ता किसी से कभी कोई चंदा अंदा नहीं लिया। अपने अपने प्रभाव से, अपने अपने स्तर से, अपने अपने जगह से आज संगठन में काम हो रहा है। ये चूंकि संगठन बहुत ही ईमानदार सक्रिय कार्यकर्ताओं के एक संगठन है। यहाँ पर सिर्फ देशभक्ति और मोदी भक्ति ही हमारा मूल उद्देश्य है जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और मैं रोहित जी से यही कहना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ तक कुशल नेतृत्व दिया और शास्त्री जी और शुक्ला जी को वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के लिए जो निर्देश देने के जो आपने प्रयास किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है और मेरे पास 57 जिले की रिपोर्ट ये है रोहित जी कि उस प्रदेश में 2-3 जिलों में 1-2 सीट हमारी लूज हो रही है। अंततः सब सीटें, सब ज्यादातर सीटें आपकी निकल के बाहर आ रही और बहुत अच्छा जनता का जो गरीब तबका है और जो बहुत ही ईमानदार कार्यकर्ता है वो सब लगे हुए। गरीब आदमी बोल नहीं सकता, लेकिन गरीब आदमी के दिल में आज मोदी स्थापित हो चुके हैं, इसलिए उस वोट को कोई नहीं हिला सकता। चाहे कितनी भी कोई ताकत लगा ले, मोदी से उस वोट को अलग नहीं कर सकता। वही असली पार्टी की और विजयी के लिए लहर का काम करती है, वही हमारे साथ खड़ी है। इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज जो योगी जी और मोदी जी का विजन है कि 300 के ऊपर जाएंगे, निश्चित रूप से हम लोग ऊपर जाएंगे। इसी बात के साथ मैं रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद विल्टन भाई साहब। आपने जो ग्राउंड लेवल की हमको सूचना दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसको सुनकर आदरणीय शुक्ला जी और शास्त्री जी भी बड़े प्रभावित होंगे कि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और यूपी में जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही आशानुरूप रहेंगे। समय हमारे पास अब ज्यादा नहीं है, हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। मैं चाहूंगा कि यूपी के सह संयोजक पंकज मिश्रा जी संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में एक बार अपडेट करें शुक्ला जी और शास्त्री जी को हमारी टीम की गतिविधि के बारे में। उसके बाद पीताम्बर यू टेक ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? पंकज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एसएस सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि आदरणीय शास्त्री साहब भी दूसरे मीटिंग में जाएंगे, समय की सीमा है और उनसे आवेदन भी किया है रोहित सर ने कि अगली बैठक के लिए वो समय दें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि व्यवस्था से परंपरा की रक्षा होती है और परंपरा से धर्म की रक्षा होती है और धर्म की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा होती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म समृद्ध हुआ है, निश्चय ही यह राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर एक प्रगाढ़ छाप छोड़ रही है और हम सब इस क्षण को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब के लिए गौरव का क्षण है। मोदी फॉर पीएम के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। आदरणीय रोहित सर भी आप लोगों से रूबरू होंगे अगली बैठक में। इसके पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार इस 5 राज्यों के चुनाव में हम सबको
गिलहरी प्रयास करना है। अपने सोशल वॉर रूम जो हमने शुरुआत की है सोशल मीडिया की, उसमें भागीदारी निभानी है। योगी फॉर सीएम अगेन के कैंपेन को सफल बनाना है और हम सब निश्चय इसमें आगे बढ़ेंगे। आदरणीय रोहित सर से मैं कहूंगा कि वो धन्यवाद देकर कार्यक्रम को समाप्त करें। आदरणीय रोहित गंगवाल जी, कोई घोषणा भी है तो कर सकते हैं। रोहित गंगवाल सर, अनम्यूट कर लीजिए। शायद रोहित सर आप सुन पा रहे हैं? एक मिनट पीताम्बर जी, एक मिनट में करवा। धन्यवाद पीताम्बर। अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम छोर पे है। लोग एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहेंगे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी का और आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारी टीम के साथ दिया, टीम का मार्गदर्शन किया, टीम का उत्साह बढ़ाया और टीम को दिशा निर्देश दिए किस तरह से हम आगे 5 राज्यों में पार्टी के प्रचार में, पार्टी के विजय में योगदान दे सके। इसी के साथ इस वर्चुअल रैली को हम समाप्त करते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर हम जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे। जो लोगों को इस बार मौका नहीं मिला है उनको आगे हम पूरा मौका देंगे अपनी विचार रखने का, अपनी बात को रखने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर मैं बस एक अंतिम शब्द आदरणीय रोहित गंगवाल जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँ